गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई आप लोग के डाउट्स जो है, ये बहुत सारे क्वेश्चन। आकांक्षा, आपने डाउट्स कुछ शेयर किए, वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं बेटा। T6 T7 ये डाउट तो था ना वो तो, या वो देखना था हमें। पिनाकल बैच का डाउट सेशन था ना वो तो। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। पिनाकल बैच का डाउट सेशन थोड़ी था वो। पिछला जो डाउट सेशन हुआ है मंडे को, वो पिनाकल का थोड़ी था, वो तो सबके लिए था। ओके सर, फिर वो रेफर कर लूंगी। हाँ, तो उसमें देख लेना, उसमें मैक्सिमम डाउट आपके कैटर हो चुके मैं हैं। वो टेक्स्ट एक्सरसाइज 7 जैसे हमारे वो टॉपिक ही कल हुआ था, तो उसके बाद ही करिए ना टेक्स्ट एक्सरसाइज 7 8 9, और तो तभी वो। हाँ ठीक है, उसको वहां से डाउट, उसको जो लेक्चर है ना, उसको एक बार आप शेयर कर लेंगे, देख लेंगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा जहां जहां पर इश्यूज है। ओके सर। ठीक है जी, तो ये आपके सर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो बता दो। बोल दो। सर 7.3 का 11 नहीं का जी, ऐसे थर्ड। नहीं ना, मैं एनसीईआरटी लेके नहीं बैठा हूँ ना। आप क्वेश्चन पढ़ दो ना, रीड द क्वेश्चन। ओके सर। फटाफट रीड करो। So, in how many ways can the letters of the word permutations can be arranged? That is, there are always 4 letters between P and S. इसमें क्या बताना है, बताओ। कोई दिक्कत है? सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, पता नहीं क्या। तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तुम्हें अपने आंसर पे भरोसा नहीं? नहीं सर, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा डिजिट्स का भी काफी डिफरेंस आ रहा है, 2 डिजिट्स का। परम्यूटेशन यही था। यस सर। तो परम्यूटेशन जो वर्ड है, इसके अंदर कितने लेटर्स हैं टोटल? 11। 11 में क्या सारे लेटर डिस्टिंक्ट है? नहीं सर, 2 कौन टी है। कौन कौन से रिपीटेड है, कितनी बार रिपीटेड है? टी 2 बार है। पी 2 बार है? कहाँ है पी 2 बार? सर टी। अच्छा, टी 2 बार है। तो देयर आर 2 टी। और कोई लेटर रिपीटेड है? नो सर। ऑल अदर लेटर्स आर डिफरेंट। पी हो गया, ई हो गया, आर हो गया, एम हो गया, यू हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। एग्जैक्टली यस सर। कोई और छूट रहा है? पी ई छूट। आर एम हो गया, ए भी हो गया, ए एक मिसिंग था। ये है 9 लेटर्स डिस्टिंक्ट है और 2 आइडेंटिकल है। और क्या क्वेश्चन कंडीशन क्या चाहिए थी? हाउ मेनी वेज we can permute the letters of the word permutation in such a way that there are exactly 4 letters between P and S. P and S। तो ये P है और ये S है, और इसके बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर चाहिए, यही बोल रहे हैं ना? तो यस सर। ऐसा। अब सबसे पहले तो एक इस तरह का एक ऐसा मान लो ना कि एक सोफा बना लो, ऐसे 6 सीटर, जिसके एंड पे P और S होने चाहिए और बीच में 4 लेटर होने चाहिए। अब वो जो बीच में 4 लेटर होंगे, वो 4 लेटर डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, वो 4 लेटर वो आइडेंटिकल 2 टी भी हो सकते हैं। तो आप वो 2 केसेस बना लो। अगर सर ये मैंने 4, केस अगर, टी वाला, हाँ जी, क्या हुआ, क्या? केस ही छोड़ दिया था वो 2 टी वाला। क्यों छोड़ दिया था? पता नहीं, वो स्किप हो गया मे बी। पहले तो 4 डिस्टिंक्ट लेटर लेंगे तो क्या होगा, बोलो। कितने लेटर हमारे पास डिस्टिंक्ट अवेलेबल है? 10। यस 10, सर। 10 में से कोई भी 4 लेटर लेके यहाँ बीच में अरेंज कर दो, या 10 में से कोई 4 सेलेक्ट करो। 10 C4 into 4 फैक्टोरियल। तो 10 P4 लिख दो ना सीधे, है ना?
10p4 लिख दिया, और ये p और s आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं कितने वे से, 2 तरीके से। तो ये जो 6 लेटर्स है इनका तो अपना अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। इस 6 को एक यूनिट मानेंगे। इसके अलावा कितने हैं, 5। Yes, sir. वो जो 5 लेटर होंगे इनके अलावा वो कैसे होंगे? Sir, 5 factorial upon 2. अब इसमें एक ट्रबल है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 कैसे, क्यों बोलेंगे आप? Sir, वहाँ पे 2 टी होंगे ना? नहीं, आपने अगर 10 में से 4 यहाँ लिए हैं तो 2 टी तो नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि यहाँ पर टी जा चुका है, क्योंकि 10p4 बोल रहे हैं आप ना। या तो हम टी को ना लें यहाँ अंदर, विदाउट टी करेंगे तो वो अलग केस होगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। Yes, sir. तो आप 10p4 कर रहे हो तो इसमें भी आपको केस लेना पड़ेगा कि टी अंदर है या टी नहीं है। एक सेकंड मुझे जरा सोचने दो। Sir, 3 केसेस बन जाएंगे। 3 केसेस बनेंगे। एक केस लेना पड़ेगा जब आपने दोनों टी यहाँ लिया अंदर में, Yes, sir. 2 टी और 2 कोई और लेटर लिए, तो हमारा, अब देखो ऐसे करना पड़ेगा। वो आपका आएगा क्या कि टी तो दोनों टी ले लिए मैंने यहाँ पर, और इसके अलावा जो बचे हुए 9 है वो 9 में से कोई 4 लेटर लिया, तो 9c4 इंटू जो 4 लेटर अंदर में आएंगे वो 4 में से 2 आइडेंटिकल है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। एक केस तो ये बनेगा, ये Yes. 6 को अरेंज करने का। और इसके अलावा ये 6 का एक यूनिट बनेगा, और इसके अलावा कितने लेटर्स होंगे, 5। वो 5 लेटर कैसे होंगे बोलो? वो 5 Sir, लेटर तो डिस्टिंक्ट होंगे ना सारे, yes, sir. क्योंकि दोनों टी आप अंदर ले चुके हैं ना, 2 टी आप अंदर यूज कर रहे हैं ऐसे। तो 5 लेटर, ये 5 का और ये लेकर के 6 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर देंगे। एक केस ये होगा। दूसरा केस होगा व्हेन देयर इज एग्जैक्टली 1 टी हियर एंड 1 टी देयर, तो एग्जैक्टली 1 टी बिटवीन पी एंड एस। अब इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो। तो ये लो, ये P है और ये S है, इनको आप शफल भी कर सकते हैं। बीच में, इनके बीच में एक T है, और बचे हुए कितने, 9 लेटर्स में से आपने 3 लिए, 9c3 इंटू 4 फैक्टोरियल, या इसको ऐसे बोल सकते हैं एक T ड्रॉप कर दो, 10 में से कोई भी 3 ले लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो 10 डिफरेंट टाइप के लेटर्स हैं उनमें से कोई भी 4 ले लो, कोई भी 4 ले लो, या मान लो एक टी तो लेना ही लेना, कोई 3 ले लो, आप ऐसे बोलो। 9c3 आ जाएगा डायरेक्टली। 9c3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये यूनिट अरेंज हुई। इसके अलावा 5 और लेटर होंगे, वो कौन से होंगे, बिकॉज एक टी अंदर है और एक टी बाहर है, तो डिस्टिंक्ट है। हाँ, कितने? 5 डिस्टिंक्ट बाहर हो जाएंगे तो इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ, इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। एक ये हो गया। अब तीसरा केस कौन सा बचा? तो जब दोनों टी बाहर आउट, होंगे, दोनों टी बाहर होंगे, और अंदर में आपके पास में 9 में से कोई भी 4 लेंगे, तो वो आ जाएगा तुम्हारा, सिचुएशन ऐसे होगी, इधर P है इधर S है, यहाँ पर 4 में 9p4 वे से कर दो, इन दोनों को 2 वे से अरेंज करो। अब बाहर जो आपके पास में 5 हैं, ये 5 में 2 T भी हैं, 2 T है, तो टोटल 5 और 1 6 लेटर्स टोटल माने जाएंगे, मतलब 6 ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर इन तीनों को ऐड कर दो, यू गेट द आंसर। ओके सर। एनीवे, हम लोग क्या बात कर रहे थे?
टेक्सचुअल एक्सरसाइज में तो सारे हो गए थे कि कुछ डाउट थे? सर एक ऐसा क्वेश्चन बता दो, जैसे कोई नंबर गिवन और बोलते हैं कि 12 फैक्टोरियल के कितने हैं वहां पर एक्सपोनेंट में, मतलब उस टाइप का कोई एक क्वेश्चन बता दो। बता देता हूँ जी, वो है भी, आपने पूछा भी है। T7 देखो बेटा, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 7 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 7 में कितने डाउट हैं आपके, ये देख लो। 7 में आपने जो बोला है वो है क्वेश्चन नंबर 8, 15, 26। तो भाई 8, अरे यार ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 8th भी हो चुका है, उसी पिछले लेक्चर में देख लेना। और ओके। ठीक है, और 15th जो आपने पूछा, 15th भी हो चुका है, वो भी वहां से देख लेना। और आपने बोला 26, राइट? हाँ 26 बोल, चलो ये बता देता हूँ मैं। बता दो, इसके 4-5 हैं इस असाइनमेंट में, तो कोई भी नहीं होगा। ये आपने जब आपको फैक्टोरियल नोटेशन कराया था ये उस, स्टार्टिंग में ही कराया था ना, जब हाँ जी, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन स्टार्ट ही कर रहे हाँ थे। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये लोग उस समय लेक्चर्स ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे ना, या तो लेक्चर नहीं लगा रहे थे या तो रिकॉर्डिंग नहीं देखे होंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी, ये फार्मूला याद रख लो, अब डिटेल में मत जाओ। इन n फैक्टोरियल is equal to n upon p इंटीजर पार्ट प्लस n upon p फैक्टोरियल का इंटीजर पार्ट, ना सॉरी p स्क्वायर का इंटीजर पार्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर, यस स्क्वायर क्यूब, n upon p स्क्वायर का इंटीजर पार्ट प्लस n upon p क्यूब का इंटीजर पार्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ, जहां तक आपको इंटीजर पार्ट जीरो नहीं, नॉन जीरो मिलेगा, लेना है। करने का मतलब ऐसे समझो कि n फैक्टोरियल क्या है, कोई भी फैक्टोरियल एक नंबर ही है ना, एक नेचुरल नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वो नेचुरल नंबर को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो वो ऐसा कुछ आएगा ना, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा, ऐसे मान लो एक प्राइम नंबर p है और p की पावर k, ऐसा आ रहा है। तो ये k है, इसको हम, जिसको हम बोल रहे हैं ना एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल, इसका मतलब ये नंबर k है। मतलब जब इस नंबर n फैक्टोरियल को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो प्राइम नंबर p की पावर को बोल रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ p। एंड इफ यू अप्लाई दिस फार्मूला यू कैन फैक्टराइज एनी नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। फॉर इंस्टेंस तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 ऑफ T7। देखो बोल रहे हैं क्या, हमें चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 2, नो, एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 50 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा भाई, 12 का मतलब क्या होता है, सिंस 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3, तो इन ऑर्डर टू गेट व्हाट इज द पावर ऑफ 12 इन 50 फैक्टोरियल, या 50 फैक्टोरियल 12 की किस पावर से किस हाईएस्ट पावर से डिविजिबल है, उसके लिए हमें 2 और 3 का एक्सपोनेंट चाहिए। तो लेट्स लुक एट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट क्या है, क्या लिखोगे आप, तो 50 अपॉन 2 प्लस 50 अपॉन 4 2 स्क्वायर प्लस 50 अपॉन 8 2 क्यूब, 50 अपॉन 16, 50 अपॉन 32, दैट्स इट। इसके बाद तो नहीं आएगा, क्योंकि 50 अपॉन 64 का जिंट या इंटीजर पार्ट जीरो हो जाएगा। तो योर आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस वन इज 25, दिस वन इज कितना 12, this one is 6, this one is 3 and this one is 1. तो 22 and 25 कितना हो जाएगा, 47। यस सर। एक्सपोनेंट 2 निकाल लिया आपने, एक्सपोनेंट 3 निकालो, एक्सपोनेंट 3 इन 50 फैक्टोरियल, तो यू विल गेट 50 by 3 का इंटीजर पार्ट प्लस 50 by 9 का इंटीजर पार्ट प्लस 50 by 27 का इंटीजर पार्ट, दैट्स इट। So this turn out to be 22, 16 plus 5 plus 1,
22। अब करने का मतलब है कि जब आप 50 फैक्टोरियल को फैक्टराइज करोगे ना, तो ये 2 रेज टू द पावर 47 इंटू 3 रेज टू द पावर 22 इंटू 5 का भी कुछ पावर आएगा, आप वो भी निकाल सकते हो। 50 बाई 5 करेंगे तो 10 आएगा, 50 बाई 5 स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 12, 5 की पावर 12, 7 की पावर, ऐसे ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो उसको। अब बोल रहे हैं कि 50 फैक्टोरियल में 12 की पावर क्या हो सकती है, तो भाई 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 4 चाहिए, तो 4 की मैक्सिमम पावर क्या अवेलेबल है बताओ, तो इसको आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 23 लिख सकते हैं कि नहीं, Yes, sir. और 3 की पावर 22 है तो इसको आप 3 की पावर 22 लिख दो, और 5 की पावर 12 रहने दो और आगे चलेगा। अब मुझे बताओ 12 की क्या पावर मिलेगी आपको, व्हाट इज द पावर ऑफ 12 इन दिस एक्सप्रेशन, तो 12 है 3 into 4, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 2 4 जा 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 की पावर 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 12 इंटू 7 की पावर समथिंग एंड सो ऑन। तो 12 की हाईएस्ट पावर क्या है, या 12 की क्या एक्सपोनेंट है इसमें, आंसर आ गया, Yes, sir. क्या आया आंसर, 22. 22। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। अभी क्लियर है? Yes, sir. अब अगर मैं ऐसा बोलूं, एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो, अगर बात समझ में आ गई तो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्मिनल जीरोस इन सर ये भी पूछा होगा। 37 फैक्टोरियल। 37 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टर्मिनल जीरोस कितने होंगे, मतलब जब आप 37, इसका मतलब है कि 37 फैक्टोरियल को जब आप लिखोगे ए बी सी डी ऐसे करके लिखोगे ना डेसिमल फॉर्म में, तो लास्ट लेफ्ट से चलते समय लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो है, मान लो एक्स है, उसके बाद कितने जीरोज हैं, तो ये जो लास्ट वाले जीरोज हैं इनको टर्मिनल जीरोज बोलते हैं। तो टर्मिनल जीरोस मतलब क्या हुआ, टर्मिनल जीरो का मतलब हुआ इफ 37 फैक्टोरियल इज एक्सप्रेस्ड एज क्या, if 37 factorial is expressed as some 10 raised to the power something. हाँ x into 10 to the power k, where x is an integer with unit digit non-zero, then k represents number of terminal zeros. या ऐसा भी बोल सकते हो दैट इज it is equal to, it is highest exponent या power of 10 by which 37 factorial is divisible, completely divisible. मतलब 10 की किस हाईएस्ट पावर से 37 फैक्टोरियल पूरी तरह से डिविजिबल है। आई होप यू गेट इट। सबको समझ में आ गई बात कि नहीं, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल जीरो? यस सर। यस सर। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लो एक नंबर है 3705920000, तो मैं इसको लिख सकता हूं 37059 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। ये एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट नॉन जीरो है और ये 10 की पावर है, तो ऑब्वियसली 4 टर्मिनल जीरोस हैं इसमें। तो 10 की जितनी पावर हाईएस्ट है ये बता रही है उतने टर्मिनल जीरोस होंगे, मतलब राइट टर्मिनल से कितने जीरोस हैं। वैसे जीरो तो यहाँ भी है बट ये टर्मिनल जीरो में काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, भाई देखो 10 की पावर चाहिए ना,
तो 10 की पावर मतलब क्या हुआ, x इंटू 2 की पावर k इंटू 5 की पावर k। तो 2 और 5 की कॉमन पावर क्या हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 37 फैक्टोरियल 5 भी सीधा वो करेंगे कि वो कॉमन आएगा जो। एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 37 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही बात है। तो किसी भी फैक्टोरियल में 2 की पावर के कंपैरिजन में 5 की पावर लोअर होगी, ये तो आप समझ ही सकते हो। Yes, sir. तो इसमें जो मिनिमम होगी हमें वही चाहिए होगा। तो 5 का ही मिनिमम होगा, तो मैंने लिख दिया इट इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 25, 5 स्क्वायर। सो इट टर्न आउट बी हाउ मच, 7, और यहाँ पर इंटीजर पार्ट क्या आएगा, 1, इट इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर 8 टर्मिनल जीरोस। ठीक है जी, अब ये क्लियर हो गया। अब इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, अब कोई बाकी सारे। Yes, sir, हो जाएंगे। ठीक है जी, तो T7 में और कोई डाउट तो है नहीं। अब आते हैं T8। T8 में आपने क्या पूछा भाई, T8 में क्वेश्चन नंबर 1, T8 में आपने क्या पूछा था? सर T8 का बस 17 है। ओके, T8 का क्वेश्चन नंबर 17 ये डिस्कस हो चुका है बेटा उस क्लास में। ओके सर। सर फिर कर T7 देना। का सेकंड बता दो। हाँ, क्या क्या? T7 का सेकंड क्वेश्चन। T7 का सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड। The sum of all 5-digit number that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5, repetition of digit not allowed। चलो ये बता देता हूं। वैसे भी ऐसे देखो, अगर ऐसे सोचो आप, रेपिटेशन नॉट अलाउड, मान लो हमारे पास में नंबर एंड सम लिख लो आप, ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड having r digits out of n different digits, different non-zero digits without repetition। तो ये क्या है, सबसे पहले देखो, तो सब क्वेश्चन समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि r डिजिट की नंबर बनानी है। हमारे पास में डिजिट कितनी है, तो n डिजिट है, d1 d2 d3, ये dn डिजिट्स हैं। जैसे हमारे डेसिमल सिस्टम में हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट्स होती हैं, राइट। और नॉन जीरो डिजिट कितनी होती है, 9। तो ये n 9 भी हो सकता है, ये 9 से कम भी हो सकता है, और 9 से ज्यादा भी हो सकता है। डिजिट तो एक सिंबॉलिक बात है, कोई भी सिंबल हो सकता है। तो ये n डिजिट का इस्तेमाल करके हमें r डिजिट की नंबर बनानी है। कितने डिजिट की नंबर बनानी है, हेलो, कितने डिजिट की नंबर बनानी है, r डिजिट की नंबर बनानी है। तो ये मान लो फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, और ये कौन सा प्लेस है, rth प्लेस है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, तो नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड क्या आएगा, n में से r नंबर लेके और परम्यूट कर दो, npr। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब दूसरी बात, ये पहला आउटकम है, दूसरा आउटकम क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड आउट ऑफ द अबव। ये जो इतनी सारी नंबर आपने बोली, एनपीआर लिखना बेटा, 9 नहीं, एनपीआर, आउट ऑफ अबव having d1 या dk at unit place।
आप मुझे बताओ कि ये जो एनपीआर नंबर्स आप फॉर्म कर रहे हो, इनमें से कितनी नंबर्स ऐसी हैं जिनका यूनिट डिजिट पे डीके है? तो ये कैसे काउंट करेंगे आप? ये काउंट करेंगे कुछ इस तरह से कि यूनिट प्लेस पर वो वाले डिजिट को डाल दो। अब इसके बाद जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं उनको हम जैसे चाहे वैसे अरेंज करेंगे। किसकी हेल्प से? रिमेनिंग n-1 डिजिट से। किसको? रिमेनिंग r-1 प्लेसेस को। कितने वैसे अरेंज करेंगे बताइए? तो डिजिट कितनी है? n-1 डिजिट्स हैं और एक डिजिट तो यूज कर चुके हैं आप यहां पर, तो आएगा n-1 pr-1, n-1 pr-1। एग्रीड आर नॉट? यस सर। कहने का मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये है कि अगर ये जितनी नंबर्स हैं, अगर ये सारी नंबर को आप एक कॉलम में ऐसे वर्टिकली अरेंज करो और फिर आप यूनिट प्लेस के कॉलम को देखो, तो व्हेन ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड, दैट इज when all the numbers are arranged vertically, then the unit place column has dk how many times? n-1 pr-1 times. And not only dk, for all k 1 2 3 n, d1 भी यूनिट प्लेस में इतनी बार अकर करेगा, d2 भी, d2 नंबर ऑफ नंबर्स होंगे जिनमें यूनिट प्लेस में इतनी नंबर होंगे जिसमें यूनिट प्लेस पे d2 होगा, इतने ही नंबर में यूनिट प्लेस पे d3 होगा, एंड सो ऑन. All digits will occur at unit place so many times, and not only at unit place, at any place. सेकंड टेंस प्लेस पर भी सारी डिजिट इतनी बार रिपीट होंगी, 100th प्लेस पर भी सारी डिजिट इतनी बार रिपीट होंगी. ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। सर। तो आ गया therefore sum of digits in each column, हर एक कॉलम में डिजिट्स का सम क्या होगा? वो हो जाएगा कोई भी डिजिट और उसके रेपिटेशन को मल्टीप्लाई करो, तो रेपिटेशन, हर एक डिजिट का रेपिटेशन है n-1 pr-1. d1 डिजिट भी इतनी बार रिपीट हो रही है, d2 भी इतनी बार रिपीट हो रही है, d3 भी इतनी बार रिपीट हो रही है और dn भी इतनी बार रिपीट हो रही है. तो किसी भी कॉलम का सम करोगे, मतलब यूनिट प्लेस का सम करोगे तो यही आएगा, टेंस प्लेस का सम करोगे तो भी वही आएगा, 100th प्लेस का सम करोगे तो भी यही आएगा. और therefore sum of all numbers, सारी नंबर्स का सम क्या होगा? sum of all numbers formed is equal to, ये सम जो भी आया, ये इसको मैं अगर स्मॉल s लिख दूं और ये वाले समेशन को मैं कैपिटल S बोलूं, तो कैपिटल S क्या होगा? तो स्मॉल s इंटू यूनिट प्लेस के लिए 10 की पावर 0, टेंस प्लेस के लिए 10 की पावर 1, 100th के लिए 10 स्क्वायर, 1000 के लिए 10 क्यूब, और बिकॉज r डिजिट है तो 10 की पावर r-1. ये आ जाएगा समेशन. मतलब टोटल समेशन ऑफ ऑल नंबर्स क्या आएगा? ये आएगा n-1 pr-1 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी के सारी डिजिट्स का समेशन इंटू 10 की पावर r-1/9. दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड. अब पहले ये कॉन्सेप्ट को मैंने इलेबोरेट किया कि कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट था समेशन ऑफ नंबर एंड नंबर ऑफ नंबर्स को कैलकुलेट करना जिनमें r नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और जो n नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स से फॉर्म हो रही हैं विदाउट रेपिटेशन, और ये सारी डिजिट जो अवेलेबल है वो नॉन जीरो डिजिट्स है. ठीक है. और इसी तरह से अगर रेपिटेशन अलाउड होगा तो भी हम कर सकते हैं. तो पहले इस क्वेश्चन का, इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको. ठीक है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू जस्ट मेक इट मोर क्लियर. जैसे मान लो मैं आपको दे रहा हूं एक नंबर, वो नंबर है 2 1 एंड 3, 3 डिजिट्स ले रहा हूं, 3 डिजिट्स हैं या 4 डिजिट ले लो,
4 डिजिट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 3 4 ले लो, ये 4 डिजिट्स हमारे पास गिवन है, तो n की वैल्यू 4 हो गई। 3 डिजिट की नंबर बनानी है। कितने डिजिट की नंबर बनानी है? 3 डिजिट की। तो कितनी नंबर बनेगी, कैन यू टेल मी? 4 डिजिट का इस्तेमाल करके 3 डिजिट की कितनी नंबर बनेगी? तो नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड 4p3। 4p3 का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 24। या ऐसा करता हूं मैं, 3 ही डिजिट लेता हूं, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा, है ना? फिर आप 4 डिजिट अपने आप कर लेंगे। 3 डिजिट ले रहा हूं, 3 ही डिजिट की नंबर बनानी, तो आंसर आएगा 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज 6। 6 नंबर बनेगी। वो 6 नंबर आप लिख सकते हो आसानी से, जैसे 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 3 एंड 1 3 2। ये 6 नंबर्स हैं। जब अब देखो, अगर कोई आपसे बोले कि यूनिट प्लेस पर 3 कितनी बार आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि कितनी ऐसी नंबर हम बना सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 3 है, तो यहाँ 3 फिक्स कर दो और बचे हुए 2 को 2 से 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस पर कोई भी डिजिट 2 बार आ रही है ना? 1 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है। ये देखो 3 2 ट्वाइस 3 ट्वाइस 2 ट्वाइस 1। अच्छा, नॉट ओनली यूनिट प्लेस, किसी भी प्लेस पर कोई भी डिजिट 2 बार आ रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लेस की बात कर लो, मान लो आप बोल रहे हो कि मिडिल प्लेस पर 3 कितनी बार आ रहा है, तो मिडिल प्लेस को 3 फिक्स कर दो, बचे को 2 को 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर लो, 2p2। टोटल कितनी नंबर है? 3p3। और कोई भी डिजिट, रेपिटेशन ऑफ डिजिट क्या है? तो रेपिटेशन ऑफ ईच डिजिट, रेपिटेशन ऑफ ईच डिजिट एट ईच प्लेस क्या है? 2p2। अब ये आ गया, तो इससे आ गया क्या? सम ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम। हर एक कॉलम का सम क्या है? तो सेम आएगा, जो ये वाले डिजिट का सम आएगा वही इसका भी आएगा, वही इसका भी आएगा। अच्छा, ये नंबर होती क्या है? ये नंबर होती है 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। ये वाली नंबर क्या होती है? 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 3 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0। ऐसे सारे नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? जब इन सारे नंबर को ऐड करोगे इस फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है 10 स्क्वायर टाइम्स क्या आएगा? 10 स्क्वायर टाइम्स 2 बारी 2 आएगा, 2 बारी 3, 2 बारी 1, तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2। ऐसे ही 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स 10 भी आएगा, प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स 10 की पावर 0 भी आएगा। तो अगर मैं ये वाली चीज लूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज कॉल्ड सम ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम, एस, स्मॉल एस। तो सम ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम स्मॉल एस इंटू 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, यही है सारा ग्रांड सम, सारी नंबर का सम। तो क्या है भाई? हर एक डिजिट में, हर एक कॉलम के डिजिट का सम क्या है? तो सारे डिजिट का सम इंटू रेपिटेशन, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो गया, 6 इंटू 2 12, ये स्मॉल एस की वैल्यू 12 आ गई, इंटू 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर। आ गया आंसर? कितना आ जाएगा बोलो? तो 12 इंटू 111 आएगा, और क्या? कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब? सब बिना कॉन्सेप्ट की मतलब थोड़ा अपने आप ही कर लिया था निकाल के। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, बताओ? सब आ गया। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हारा जो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन तुम बोल रही थी? चल लीशा ने बोला था। हाँ लिशा, कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा? 17? सर सेकंड था, हो जाएगा। चलो हो जाएगा, अच्छी बात है। Sum of all 5 digit number that can be formed using digit 1 2 3 4 5, repetition of digit not allowed। तो सीधे ही आ जाएगा आंसर। तो
ऐसे आ जाएगा। 5 डिजिट की नंबर है तो हर एक नंबर का रेपिटेशन जो है वो 4 फैक्टोरियल टाइम्स होगा। 5 ही नंबर्स हैं और 5 ही डिजिट भी हैं, तो 4 फैक्टोरियल इज द रेपिटेशन इनटू सारी डिजिट का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 की पावर 4। ये आंसर आएगा तुम्हारा, चेक कर लेना इसको। इसके अलावा आपने T8 में कौन सा डाउट था? T8 का डाउट में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19 देखने दो भाई। 16th, number of ways in which an examiner can assign 20 marks to 5 questions giving not less than 2 marks to any. "20 marks to 5 question giving not less than 2 marks to any." तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। पहले में x लिया, दूसरे में y मार्क्स दिया, तीसरे में z, चौथे में u, पांचवे में v मार्क्स है और इनका सम 20 चाहिए आपको और कम से कम 2 मार्क्स हर एक को देना है, तो 2-2 सबको दे दो तो कितना कंज्यूम हो गया? 10। तो आप इसको लिख दो x1 + 2, इसको लिख दो y1 + 2, इसको लिख दो z1 + 2, इसको लिख दो u1 + 2 और इसको लिख दो v1 + 2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर x y z u के बारे में बोला गया था क्या? दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमारा x1 y1 z1 u1 v1 ये हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया कि x1 + y1 + z1 + u1 + v1 इज इक्वल टू 10। 10 को 5 में नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन चाहिए, तो 4 सेपरेटर लगा के आंसर निकाल दो। क्या आएगा बोलो? 14C4। तो 14C4 इज द आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। 16 के बाद आपने बोला 17th एंड 19। 17th में क्या है? अच्छा 17th डिस्कस हो चुका है बेटा उस सर आप लेक्चर। लेक्चर शुरू कर देना शाम को। हाँ जी श्योर। 17th हो चुका है। 17th के बाद आपने बोला 19th। 19th क्वेश्चन 2x, ऐसा क्वेश्चन भी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। 2x + y + z = 10। इसके नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए। ये तो y + z = 10 - 2k करके ऐसे ही। हाँ तो y + z = 10 - 2x कर दो, वेयर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी मैक्सिमम 5। तो 10 - 2 के x ऑब्जेक्ट को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक सेपरेटर लगाओगे तो आएगा सिग्मा 11 - 2x c1 आएगा कि नहीं? 10 Yes, - 2x balls, identical balls and 1 separator, and where x varies 0 से लेके 5, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको करोगे तो क्या आएगा? देख रहे हो क्या आएगा? ये सिग्मा 11 - 2x ही आ जाएगा। x varies 0 to 5। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि एक 11 आ गया, फिर एक 9 आ जाएगा, फिर एक 7 आ जाएगा, दो को जीपी बन जाएगी, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये 6 टर्म आ गए। इनका सम तो जानते ही हो ना, 1 से लेकर के 11 तक का ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? 36। फर्स्ट 6 ऑड नंबर का सम 36। तो 36 इज द आंसर। इसका बी सी ऑप्शन करेक्ट है। T8 का क्वेश्चन नंबर 9 and 18। T8 का बेटा जो तुमने बोला 9th क्वेश्चन गर्व, there are 3 mangoes, 5 oranges, 6 apple in a fruit basket, number of ways in which 10 fruits can be selected from the basket is। वो भी यही है बेटे। T8 का क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास में मैंगोज 3 मैंगोज हैं, 5 ऑरेंजेस हैं
एंड 6 एप्पल्स हैं, तो ऐसे मान सकते हो आप M, assuming that all mangoes are identical and all oranges are identical and all apples are identical. और बोला गया हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 फ्रूट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट. 10 लेने हैं आपको, 10 फ्रूट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट. क्या करें? तो मान लो x नंबर ऑफ मैंगोज लिया, y नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिया, z नंबर ऑफ एप्पल्स लिया. इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए. यही होगा. बट यस यहां पर ट्रबल ये है कि आपको यहां पर बेटा कोएफिशिएंट मेथड यूज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि XYZ पर एक अपर रेस्ट्रिक्शन है. x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 3. y की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 5. z की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 6. तो इस वजह से आपको इसका एक्चुअली आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर, मतलब ऐसे बोलो आप, 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब, मतलब x की पावर या तो नहीं लेंगे, या तो एक मैंगो लेंगे, या 2 या 3. y के लिए भी ऐसे ही देख लो आप, y x की पावर 0. यहाँ पर x की जो पावर है ना वो बताती है कि कितने ऑरेंजेस ले रहे हैं आप. 0 या 1 या 2, मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 5. और एप्पल्स के लिए भी या तो नहीं लेंगे, या तो एक एप्पल लेंगे, या तो 2 एप्पल लेंगे. मैक्सिमम कितने लेंगे? 6 लेंगे. इस प्रोडक्ट में जितने भी x की पावर 10 वाले टर्म आएंगे, x की पावर 10 कैसे आएगा? ऐसे समझो, यहाँ का x क्यूब, यहाँ का x स्क्वायर और यहाँ का x 5 मल्टीप्लाई करेगा बनाएगा. एक पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूं. मतलब है x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 के प्रोडक्ट से बनेगा x की पावर 10. ऐसे तमाम तरीके हैं जिससे हमें x की पावर 10 मिलेगा. अब वो जो x की पावर 10 का एक टर्म होगा वो बताएगा वन पॉसिबल वे ऑफ सिलेक्टिंग फ्रूट्स फ्रॉम दिस बास्केट. अब ऐसे जितने x की पावर 10 के टर्म आएंगे, हर एक टर्म एक पॉसिबल सिलेक्शन को बताएगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 will tell you the total number of selections, total number of ways the selection can be made. But अब वो कोएफिशिएंट हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, that is little डिफिकल्ट. या तो आप केस एनालिसिस करके ऐसे देख के करो, है ना, कि 0 के साथ क्या हो सकता है. तो x की पावर 0 यहां लेंगे, तो यहां पर आपके पास क्या होंगे? एक है 5 वाला केस बनेगा, एक 4 6 वाला बनेगा. बस 2 केस बनेंगे. ऐसे x की पावर 1 के साथ क्या बनेगा? तो एक तो एग्जॉस्टिक मेथड है. दूसरा मेथड क्या है कि एक जीपी है, ये बनेगा 1 - x की पावर 4 अपॉन 1 - x इंटू ये बनेगा 1 - x की पावर 6 अपॉन 1 - x. ये आएगा 1 - x की पावर 7 अपॉन 1 - x. और इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10. That is equal to कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन, ये है 1 - x की पावर 4 इंटू 1 - x की पावर 6 इंटू 1 - x की पावर 7 इंटू 1 - x की पावर -3. ये एक्सपेंशन अभी मैंने बताया नहीं था, इसीलिए मैंने बोला था कि इस तरह के अपर रेस्ट्रिक्शन वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो जब हम लोग इनफाइनाइट सीरीज नेगेटिव एक्सपेंशन सीख लेंगे, नेगेटिव इंडेक्स वाला, तब करेंगे. बट एनीवे इसके लिए मैंने इतना बता दिया था कि सिग्मा जो 1 - x की पावर -n, n इज ए नेचुरल नंबर, का एक्सपेंशन होता है सिग्मा n + 1 - r n + r - 1 CR.
x की पावर r वेरीज 0 to infinity, ठीक है। अब जैसे इस केस में हमारा n क्या है, 3 है। पहले तो यहां से देखेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1 1 1 1 मिलेगा, माइनस एक्स की पावर 4 मिलेगा, माइनस एक्स की पावर 6 मिलेगा, माइनस एक्स की पावर 7 मिलेगा। इसके बाद 4 और 6 का 10, एक्स की पावर 10 मिलेगा। बस 4 7 11 हमें नहीं चाहिए, 6 7 13 नहीं चाहिए, तो वो सारे टर्म हमें नहीं चाहिए। टोटल जो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टर्म होंगे, इसमें से सिर्फ यही टर्म रेलिवेंट है, बाकी टर्म मेरे लिए यूजलेस है। और ये एक्सपेंशन क्या आएगा, सिग्मा n is 3, n is 3, तो r plus 3 minus 1, तो क्या आएगा r plus 2 cr मतलब r plus 2 cr अगर आप लिखते हो, इसी को आप r plus 2 c2 भी बोल सकते हो। तो r plus 2 c2 x की पावर r वेरीज 0 to infinity। अब इस एक्सपेंशन में यहां इसको मल्टीप्लाई करके हमें x की पावर 10 ढूंढना है। तो अब बताओ 1 के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ x की पावर 10 होगी ना, तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 10 करो, r की वैल्यू 10 करो तो 12c2, 1 इंटू 12c2 माइनस x टू द पावर 4 किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके x की पावर 10 बनाएगा, x की पावर 6, r की वैल्यू 6 चाहिए तो 6 प्लस 2 8c2 माइनस 8c2, x की पावर 6 वाला टर्म x4 से मल्टीप्लाई करके तो 6c2, x की पावर 10 वाला x की पावर 0 से तो 2c2। दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 12c2 का मतलब क्या था, 12 इंटू 11/2 66, 8c2 मतलब 8 इंटू 7 28, 6c2 मतलब 15, नेट आंसर है 66 माइनस 44 22। तो बेसिकली जो तुम्हारा क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा 22। आंसर एक बार चेक कर लेना और कैलकुलेशंस को भी एक बार चेक कर लेना। वैसे कैलकुलेशन में कहीं कोई इश्यू तो है नहीं। ठीक है, एनीवे और कोई क्वेश्चन T9 में, और कोई क्वेश्चन का, T8 में तो कोई क्वेश्चन और नहीं है डाउट में, है कोई डाउट? नो सर। T9 में तुम्हारा, T9 के जो डाउट्स आपने शेयर किए हुए हैं वो भी डिस्कस हो चुके हैं जी, उसी शीट में आप एक बार देख लेना। ओके सर। तो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ डाउट्स किसके, मेहुल के डाउट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, देखते जाओ, ये असाइनमेंट लेवल 1 या 2 से कुछ डाउट्स होंगे तो उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक। कुछ क्वेश्चन तो, जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट लेवल 2 का 35, एक सेकंड बेटा, कहाँ गया? सर ये किसी गेम का भी क्वेश्चन है शायद। नहीं 33 है। एक क्वेश्चन है असाइनमेंट लेवल 2 का, क्वेश्चन नंबर 6।
बोलेगा इन अ चेस टूर्नामेंट ऑल पार्टिसिपेंट वेयर टू प्ले वन गेम विद वन अनदर, 2 players fell ill after playing 3 games each. अच्छी बात है. If total number of games played in the tournament is equal to 84, then total number of participants in the beginning was. Let the number of participants be. Let the number of participants is equal to n. So वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक P1, P2, P3, P4 एटसेट्रा Pn. इसमें से ये 2 प्लेयर जो हैं वो 3 गेम खेल करके 3 गेम ईच खेल करके ये बीमार हो गए. तो इन 2 प्लेयर ने कितने गेम खेले? तो नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय P1, P2 बोलो कितने हुए? P1 and P2 equal to 6. अच्छा, बचे कितने? n-2 प्लेयर्स. ये जो n-2 रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, अब यहां पर ये दिया हुआ है कि ईच पार्टिसिपेंट हैज टू प्ले 1 गेम विद द अदर. हर एक पार्टिसिपेंट को किसी दूसरे पार्टिसिपेंट से 1 गेम खेलना है, मतलब किसी भी पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग 1 गेम होगा. तो जो n-2 प्लेयर्स हैं रिमेनिंग, तो नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय रेस्ट ऑफ n-2 प्लेयर्स, वो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा n-2c2. n-2 में से 2 के जितने पेयर्स बनेंगे, हर एक पेयर से 1 गेम आएगा. एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, वो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे n-2c2 + 6 एंड इट इज गिवन एज 84. बस इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो. तो n-2 into n-1 नो n-3 डिवाइडेड बाय 2 इज 6 को उधर ले जाओ 78. तो यहां से आ गया n-2 into n-3 इज इक्वल टू 78 का फैक्टर कर लो. तो 13 into 3 into 2 और ये वाला 2 उधर चला गया. तो ये क्लियर कट देखो तो 13 into 12 हो गया. तो ये आसानी से जज हो सकता है क्योंकि हमें इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए. तो आप देखो n-2 n-3 13 12, इसका मतलब है कि n-2 की वैल्यू कंपेयर करके क्या आएगी? 13. तो n की वैल्यू क्या आएगी? 15. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था असाइनमेंट लेवल 2 का. जो हाँ क्या सर बेसिक था सर, कंफ्यूज ही हो गया सर फालतू में. हाँ हो जाता है समटाइम्स, ऐसा कुछ नहीं है. इसके बाद एक 35th क्वेश्चन आपने बोला जो है वो भी देख लो. ये 35th क्वेश्चन जो इसमें भेजा हुआ है ये भी असाइनमेंट लेवल 2 का ही है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया. सर जो मैंने भेजे हैं, हाँ तुम्हारे की बात कर. सर जो मैंने आज जो भेजे अभी आपको सारे असाइनमेंट हो गई हैं सर. अच्छा, अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट, एक सेट है जिसके अंदर में n एलिमेंट है, x1 x2 x3 xn. ये सेट को कुछ भी नाम दे दो. A, a subset P of A is chosen. इसका एक सबसेट P निकाला, P बनाया, ऑब्वियसली यहां से कुछ एलिमेंट ले करके, and the elements of P are again replaced back and set A is reconstructed and then a subset Q of A chosen. फिर इसके लिए अपने एलिमेंट से मतलब एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट करके एक सेट बनाया और फिर उसके एलिमेंट को वापस इसमें डाल दिया, फिर से सेट कंप्लीट हो गया. फिर से यहां से सेलेक्ट करके Q बनाया, फिर ये एलिमेंट को रिप्लेस बैक किया, फिर से सेट वापस कंप्लीट हो गया, फिर से P सेलेक्ट किया, फिर ऐसे करते हुए P सेट की कुछ लिस्ट बन रही है. मतलब PQ सेट की लिस्ट बन रही है ऐसे. तो बोल रहे हैं क्या
कि find the number of way of choosing P and Q so that P intersection Q is null. Number of pair of subsets P and Q such that P intersection Q is 5. मैंने बोला ये क्वेश्चन मैंने कराया था किसी डाउट सेशन में, मुझे ऐसा याद आ रहा है, कोई दूसरे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कराया था. अगर मैं बोलूं कि वो जो हमारी संडे को पिनैकल किया. अच्छा टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सबसेट्स P एंड Q क्या होगा ये बताओ पहले. तो हम बोलेंगे देखो कोई एक सबसेट P सेलेक्ट करने के टोटल 2 की पावर n वेज होते हैं ना, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN. ये P के लिए हो गया और यही Q के लिए हो गया, NC0 प्लस NC1 अप टू NCN. तो आ गया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n दैट इज 4 की पावर n. जैसे 0 0 दोनों एम्प्टी हो गया, 0 1 0 2 0 3, P में 0 Q में पॉसिबिलिटी. ऐसे 1 P में 1 एलिमेंट, Q में 1 एलिमेंट, P में 1 एलिमेंट, Q में 2 एलिमेंट, ऐसे करके सारी पॉसिबिलिटीज है. या इसी को ऐसे बोल सकते हो कि भाई एनी एलिमेंट xk बिलोंगिंग टू A हैज 4 चॉइसेस. क्या क्या xk belongs to P and xk also belongs to Q. xk belongs to P but xk does not belongs to Q. xk does not belongs to P but xk belongs to Q. And xk neither belongs to P, xk neither belongs to Q. Yes. ये 4 चॉइसेस हैं, इसके अलावा कोई और चॉइस है ही नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर एलिमेंट के लिए 4 चॉइस है और टोटल n एलिमेंट है तो टोटल कितने तरीके से आप बना सकते हैं. तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 n टाइम 4 की पावर n वेज. तो ये आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये एडिशन रूल से मैंने करके दिखाया और ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन रूल से. तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई ऐसे पेयर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, एक सबसेट कितने बनेंगे A के, तो आप बोलेंगे 2 की पावर n. 2 सबसेट कितने बनेंगे तो बोलेंगे 4 की पावर n. ठीक है. अब उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होगी. ये जो 4 की पावर n आपने बोला ना, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि P और Q में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो. ऐसा भी हो सकता है कि P और Q में एक एलिमेंट कॉमन हो या 2 कॉमन हो या 3 कॉमन हो. ऐसा भी हो सकता है कि P और Q का यूनियन A हो और ऐसा भी हो सकता है कि P और Q का यूनियन A के इक्वल ना हो. तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हैं. अब आपसे पूछा गया क्या कि P इंटरसेक्शन Q इज अ नल सेट. P और Q में कुछ कॉमन नहीं होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए दोनों सबसेट्स. तो अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, डिसजॉइंट होने के लिए अब कोई एलिमेंट इस सेट का ऐसा नहीं होना चाहिए जो P में भी सेलेक्ट हो जाए Q में भी. तो ये पहला केस नहीं पॉसिबल है कि x के जो है P का भी एलिमेंट है एंड Q का भी है. तो हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं. क्या 3 पावर n हो जाएगा सर. हाँ जी, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर n. P में है तो Q में नहीं होगा, P में नहीं है तो Q में हो सकता है या दोनों में ना हो. 3 की पावर n. इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पेयर ऑफ सबसेट P एंड Q such that P intersection Q has exactly 2 element. अब आंसर क्या आएगा, तब क्या आंसर आएगा. तब आप बोलोगे भाई कि P और Q में कॉमन सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए, सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन चाहिए. तो पहले तो 2 कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे सिलेक्ट कर लो. कितने वे से, n में से 2 एलिमेंट चूज कर लो और उसको यहां डाल दो. 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर को, तो कितने वे से, NC2 वेज. NC2 वेज टू सेलेक्ट 2 एलिमेंट, वो कोई भी हो सकते हैं, मान लो xi एंड xj, और इसको हमने कहां डाल दिया, P एंड Q, P इंटरसेक्शन Q में डाल दिया. अब बचे हुए जो कितने एलिमेंट हैं, n-2. अब वो रिमेनिंग n-2 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट के लिए क्या चॉइस होगी, यही 3 चॉइस होगी. तो 3 की पावर n-2.
P में रहेगा तो Q में नहीं रहेगा, Q में होगा तो P में नहीं होगा, और या तो हो सकता है P में भी ना हो और Q में भी ना हो, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा सर सेट वाले सर काफी पूछे जाते हैं इसमें, मैं आर्काइव्स में भी देख रहा था, तो एडवांस में 2017 में इसी का क्वेश्चन आया हुआ था सेट का। हाँ हाँ, तो एक बार जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो एप्लीकेशन तो सवाल करते करते आ जाएंगे ना सारे। बस क्वेश्चन जितने ज्यादा सम्स आप ट्राई करेंगे उतना बेटर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन तुम्हारा फिर से वही था, बोल रहे हैं क्या इन द अबव क्वेश्चन। अच्छा, दो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है एसेट सेट कंटेनिंग, वाला ही है सर, अब बेशक सर ना ही कराना सर, एक बार ट्राई खुद ही कर लूंगा। हाँ ठीक है, असेट कंटेनिंग के एलिमेंट सबसेट पी ऑफ ए चोजन, ये भी वैसा ही है। और ये उसका सर वो नेक्स्ट, पहले का भेजा हुआ था, वो संडे वाली क्लास से ना, पहले के ही थे सर वो। तो ये जो अगला क्वेश्चन भी तुमने पूछा, ये तो पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा बेटा, एक बार ये क्वेश्चन को रीड कर दो मेरे लिए। लास्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन को रीड करो जरा, तो जो आज भेजा है आपने, इट इज नॉट रीडेबल। तो इसका मतलब है आप लोगों ने क्वेश्चन किए नहीं। हाँ, असाइनमेंट लेवल 1 से कुछ डाउट थे, एक सेकंड तब तक मैं उनको टेकअप कर लूँ। एक सेकंड से, वो मेरे को ना उसमें खोलना पड़ेगा, वो फोटो ही गलत भेजी। हाँ हाँ, आप उसको देख करके मुझे तब तक बताओ, जब तक मैं 1 सेकंड। हाँ जी, पीएनसी की असाइनमेंट लेवल 1। तो इसमें आपने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड 300 फैक्टोरियल, यही क्वेश्चन, ये तो हो ही गया, ये हो गया। 9th क्वेश्चन एक है, 9th। A variable name in certain computer language must be either an alphabet or alphabet followed by a decimal digit. Total number of different variable names that can exist in the language is equal to. तो असाइनमेंट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, पढ़ो। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या कि इन सर्टेन कंप्यूटर लैंग्वेज अ वेरिएबल नेम must be either a alphabet or alphabet followed by a decimal digit. मतलब सिंगल सिंबल का नेम हो सकता है जो अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट मतलब ABCD ऐसा, A से लेके Z तक, या एक अल्फाबेट होगा और इट इज फॉलोड बाय अ सिंगल डिजिट, अल्फाबेट फॉलोड बाय अ डेसिमल डिजिट, एंड डेसिमल डिजिट हियर A, तो A कैन बी दिस, बट दिस डिजिट कैन बी 0 or 1 or 2 up to 9. Then total number of different variable names that can exist in that language. 286 होगा ना सर? हाँ जी, तो नंबर ऑफ सिंगल डिजिट नेम या सिंगल सिंबल नेम्स, ये हो जाएंगे तुम्हारे 26, एंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नेम्स या नंबर्स इज इक्वल टू 26 वे से हम अल्फाबेट को और 10 वे से हम इसको, आ जाएगा 260, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज। इस जानते हो इसमें आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, मैं इसमें कुछ और ही सोच रही थी। नहीं प्रॉब्लम देखो, हर इंसान कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है ना। नहीं, जो ये सेकंड केस है ना डेसिमल डिजिट वाला,
तो जैसे आंसर देखने के बाद तो पता चल गया था कि 260 + 26 है। आंसर क्यों तो देखेंगे भाई, आंसर छोड़ो ना, आंसर मतलब बिना हुआ देखे नहीं हुए। था, मतलब जो आंसर हुआ नहीं था इसके बाद। तो ऐसा था, मुझे लगा था जैसे डेसिमल डिजिट मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो मुझे था कि ये डेसिमल प्लेसेस 2 के बाद भी हो सकता है, 3 के बाद भी हो सकता है, तो मैं वो केसेस नहीं भी नहीं नहीं लेने। नहीं, मेरी बात सुनो, बात सही, मैं समझ गया, मैं समझ गया। एक्चुअली ये इग्नोरेंस है। डेसिमल डिजिट का मतलब ये नहीं है कि वो डेसिमल जो आप 2.3 को डेसिमल डिजिट बोलते हो, ये अज्ञानता है ना। डेस मतलब क्या होता है? डेस मतलब क्या होता है? 10, ये ग्रीक वर्ड है 10। और डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10 सिंबल डिजिट्स। डिजिट्स मतलब क्या होता है? वर्ड। डिजिट मतलब अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। तो 10 सिंबल्स को इस्तेमाल करके जो नंबर्स फॉर्म हुई उनको डेसिमल बोलते हैं। सिर्फ 10 सिंबल को इस्तेमाल करके जो नंबर फॉर्म हुई उनको डेसिमल बोलते हैं। तो ये डेसिमल साइन का इससे कोई लेना देना नहीं। वो डेसिमल साइन एक सिर्फ सिंबॉलिक नोटेशन है जो फ्रैक्शंस और इंटीजर को सेपरेट करता है, दैट्स इट। ओके। ठीक है जी। तो 10 डिजिट वाले जितने जो नंबर हम पढ़ते हैं ना, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसी को डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और उसी के डिजिट जो है उन्हीं को डेसिमल डिजिट बोलते हैं। जैसे अगर आपने लिखा 235.41, तो इसका मतलब होता है 2 × 10², क्योंकि 10 इसका बेस है। जितने सिंबल होते हैं उसी को बेस बोलते हैं। यस सर। जैसे बाइनरी में बेस 2 होता है, तो उसका एक्सपेंशन उस तरह से होता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ 235, इसको 2 × 10² प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है बेस से, प्लस 3 × 10 प्लस 5 × 10⁻0 प्लस 4 × 10⁻⁻1 प्लस 1 × 10⁻⁻2। ये आ गया ये नंबर। तो ये इस सिंबल के लेफ्ट में जो है 10 की पॉजिटिव नॉन नेगेटिव पावर्स होंगे और राइट में नेगेटिव पावर्स होंगे। प्लेस वैल्यूज विल हैव नेगेटिव पावर ऑफ 10 इन द राइट एंड नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 10 इन द लेफ्ट। इसी तरह से अगर बाइनरी सिस्टम में कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे 101001, ये लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 1 × 2⁵ प्लस 0 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 0 × 2⁵2 प्लस 0 × 2⁵1 एंड प्लस 1 × 2⁵0। तो ये आएगा क्या? 32 प्लस ये तो आ गया तुम्हारा 0 प्लस ये कितना था 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, कितना आ गया भाई? 39 41। तो ये 41 का बाइनरी न्यूमरेशन है। मतलब 41 को कंप्यूटर ऐसे रीड करता है। एनीवे तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में एक बेस होता है। बेस जो होता है वो बताता है कि किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी। और बेस कैसे गवर्न होता है? उस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कितने डिजिट कितने सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर 10 सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डेसिमल। 1 सिंबल यूज करेंगे तो उसको यूनरी बोलेंगे, 2 सिंबल यूज करेंगे तो बाइनरी बोलेंगे, 3 सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो टर्नरी बोलेंगे, ऐसे क्वार्टरनरी, ऐसे ही डेसिमल, ऐसे ही हेक्साडेसिमल, सेक्साडेसिमल बनते रहेंगे। जितने नंबर ऑफ सिंबल यूज करेंगे उतने बनेंगे। एनीवे और आगे चलिए। इसके बाद आपका हाँ अच्छा वो हो गया, पहले नहीं हुआ था, हो गया बीच में। क्या हो गया? वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना, अच्छा वो अच्छा 9th हो गया, 18th। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो बोल दो असाइनमेंट लेवल 1 से। सर वो क्वेश्चन था सर असाइनमेंट लेवल 2 का, तो मैं बता दूं? हाँ एक सेकंड में 18 देख लो फिर बता रहा हूँ। नंबर ऑफ वे इन विच हो गया है तो ना 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेट, 3 ऑफ देम हैविंग 17 ईच एंड 4th हैविंग जस्ट 1। तो ये तो कुछ ज्यादा था नहीं बेटा कि 17 17 17 1 के ग्रुप बनाने हैं। तो आप ऑब्वियसली 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल का 3 पावर होगा। 3 इक्वल ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा।
तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। हाँ अब बताओ तुम, मेहुल तुम बोलो तुम्हारा क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच लाइज बिटवीन 1 and 10 की पावर 6 सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 12। एक सेकेंड। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच लाई बिटवीन, वही है सर, नंबर ऑफ 1 and इंटीजर नंबर ऑफ नंबर्स ना। सर उसमें वही सर, उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच लाई बिटवीन 1 and 10 की पावर 6। lie between 1 and 10 की पावर 6 having सम ऑफ डिजिट्स 12। sum of digit 12। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें सिंगल डिजिट की नंबर भी होगी, डबल डिजिट की भी होगी, बट सिंगल डिजिट की नंबर में तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कम से कम 2 डिजिट की नंबर होगी। तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी है ना वो 2 डिजिट की नंबर हो सकती है, 3 डिजिट की नंबर हो सकती है, क्योंकि 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 7 डिजिट की नंबर, ये नंबर है। तो इसके पहले बात करें तो 6 डिजिट की नंबर तक हम जा सकते हैं। यस सर। 6 डिजिट तक मतलब है कि हम 4 डिजिट पे चले जाएं, हम 5 डिजिट पे चले जाएं, और हम 6 डिजिट पे चले जाएं। दीज आर द आवर पॉसिबिलिटीज, दैट्स इट। और 1 से लेके 10 की पावर 6 तक क्या दिक्कत होगी? है कोई दिक्कत इसमें? लग रही क्या दिक्कत? मैं तो सिंपली ऐसे बोलूं कि ये 2 डिजिट की नंबर जिनका सम, तो एक ए डिजिट x है, एक डिजिट y है, इनका सम हम चाहते हैं क्या, 12। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 के कितने इंटीजर सॉल्यूशंस हैं? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से कोई भी नंबर, ये तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 6 6 7 5 8 4 9 3, कितने आ गए? x की वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, दैट्स इट, 4 नंबर्स। अब इसमें जाएंगे तो आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। अब इसमें देखो दो बातें हैं, इसमें यहां तो जीरो आ नहीं सकता, x कैन नॉट बी जीरो, बट हियर यू कैन हैव जीरो, यहां पर जीरो भी हो सकता है, तो काउंट कर सकते हैं। अगर कोई एक डिजिट को जीरो कर दो यहां पर, तब तो यही वाला केस बन जाएगा। यस सर। और बाकी सारे केसेस नॉन जीरो वाले काउंट कर सकते हो, या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, जिसमें x कैन नॉट बी जीरो, ऐसे बोलो x y एंड z कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। काउंट कर लोगे? सर ये वो आइडेंटिकल वाले से भी कर सकते हैं ना सर? आइडेंटिकल से ही करने की बात कर रहा हूं मैं। सर ये तो मैंने ऐसे तो किया ही नहीं सर, अब तो आसान सा था सर। हाँ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही काउंट करना है। वो वही होता है ना कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, सेपरेटर वाला या कोएफिशिएंट मेथड, बट तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा अपने आप। सर पता नहीं क्यों स्ट्राइक नहीं किया सर उसने। कोई बात नहीं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड कर रहे हैं और डिजिट्स का सम, तो डिजिट का सम कर रहे हैं, तो एक बार तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि मान लो ये डिजिट ए है, बी है, सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इतना चाह रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी इतना चाह रहे हैं, और कंडीशन सबको पता है, तो वहां से तो अपने आप स्ट्राइक करना चाहिए था। बट एनीवे कोई बात नहीं, और बोलो। सर बाकी तो सर आपको भेजे हुए थे सर वो आर्काइव्स के 10, मतलब दूसरी बुक के 11 क्वेश्चन थे सर वो। हाँ एक, चलो फिर अभी मैं उसको तब मैं सॉल्व करके ऐसे ही ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस को। मैं बाकी लोगों को, वो साकेत ने भी बोला था, मैं सबको ही शेयर कर दे रहा हूँ, और अभी मैं सोल्यूशन शेयर करूंगा ग्रुप पे ही। सर हाँ यस बोलो। जैसे रैंक वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि हमें वर्ड्स के रैंक निकालने हैं,
तो वैसे क्वेश्चंस करते हो ना, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था, मतलब वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो वो मतलब ऐसे था कि सपोज हमारे पास एक डिजिट मतलब एक नंबर है 1000 एंड हमें मतलब नंबर्स निकालने हैं कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1000 हो बट लेस देन सपोज 5000 हो, और डिजिट हमें यूज करने हैं सपोज 1 2 3 4। तो हम क्या कोई ऐसा मतलब रैंक बता सकते हैं कि एक ये डिजिट कौन से नंबर पर आएगा, मतलब नंबर्स के फॉर्म में रैंक निकालना हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता जी। ये जो डिजिट्स हैं एक्चुअली, जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट को रैंक वाले मेथड में नंबर जैसा ही तो ट्रीट किया गया। ए के बाद बी आए, मतलब ए, बी से पहले ए आएगा, सी से पहले ए और बी आएगा, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी तुम्हारी 1 2 3 4 एक ऑर्डर में है। तो नहीं सर, डिजिट्स भी गिवन है ना, रिस्ट्रिक्शन भी अगर 2 3 अप्लाई हो रही है ऊपर। भाई ऐसा है देखो कि रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रही है तो रेस्ट्रिक्शन भी अप्लाई हो जाएगी। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछो, हाइपोथेटिकली मत सोचो, 100% हो सकता है। ओके सर। हाँ, आप एग्जैक्ट क्वेश्चन शेयर कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सर बोलूं अब? अभी इस समय तो टाइम नहीं है, अब तुम्हारा क्लास का टाइम खत्म हो गया, फिर भी बोल दो, क्वेश्चन बोल दो, बाकी लोग कम से कम उसको ट्राई करते रहेंगे। क्वेश्चन बोलो क्या है So the एग्जैक्टली। total number of number and greater than 1000 but not greater than 4000 that can be टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन, ऐसा कुछ है, yes sir 1000 एंड 4000 4000 हो सकता है कि नहीं? 1000 to 4000 के बीच में एक नंबर निकालना है। नहीं, 4000 के इक्वल हो सकता है कि नहीं? नहीं सर। अभी बोल रहे थे कि नॉट ग्रेटर देन 4000, तो 4000 के इक्वल तो हो ही सकता है। कर लो सर फिर। नहीं नहीं कर लो, नहीं एग्जैक्टली बोलो ना, बाद में बोलोगे आंसर नहीं मैच कर रहा मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे को क्वेश्चन कहीं बुक में मिला नहीं है बट मैंने अपने आप भी उसमें ऐड अप करा है। है। अच्छा, तो बुक लिख रही हो, चलो। लाइंग ग्रेटर देन 1000 एंड 4000 and less than 4000। नॉट ग्रेटर देन 4000। अच्छा जी, हाँ आगे। It is formed by digits 0 1 2 3। फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 1 2 3 0 0, ओके। and find the rank of the number 3120। मतलब मुझे इसका मतलब रैंक अगर निकालना हो तो कैसे कर सकते मतलब इस इन चारों डिजिट का इस्तेमाल करके इससे बड़ी और इससे छोटी जितनी नंबर बन रही है उनको आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन फाइंड रैंक ऑफ, क्या बोला? 3210। 3210, यही बोल रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है, अब कैसे करेंगे थोड़ा आइडिया दे दो। हाँ जी सर दे दो, ये मैंने ट्राई किया था बट मुझे थोड़ा सा अरे मतलब आराम आराम से, शांति से सुनो। पहले देखो, 4 डिजिट की नंबर ही होगी, ये तो कंफर्म है। 4 डिजिट की नंबर होगी ना, तो यस पहले ये नंबर का अल्फाबेटिक सीक्वेंस लिखो। 3210 का अल्फाबेटिक सीक्वेंस क्या है? 0 1 2 3। 0 1 2 एंड 3। मतलब है कि इस नंबर को इस 3 से स्टार्ट होने वाली नंबर से पहले ये वाली नंबर आएंगी। यस सर। मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली नंबर काउंट कर लो और 2 से स्टार्ट होने वाली नंबर पहले काउंट कर लो। 1 से स्टार्ट होने वाली कितनी नंबर होंगी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद बता सकते हो। 3 फैक्टोरियल। रेपिटेशन नहीं अलाउड है ना? हाँ जी सर, नहीं अलाउड। हाँ, रेपिटेशन नहीं अलाउड है ना, पक्का? यस सर। विदाउट रेपिटेशन। तो ये समझ में आ गया 3 फैक्टोरियल। यस सर। अब 2 से स्टार्ट होने वाली भी 3 फैक्टोरियल होंगी, इसमें भी तो कोई डाउट नहीं है। यस सर। और ये 1 से बिगिन होने वाली सारी की सारी 1000 से बड़ी होंगी और
और 4000 से छोटी होंगी और इससे पहले लाई करेंगी, ये इस वाली नंबर से पहले लाई करेंगी और ये भी इससे पहले लाई करेंगी। यस सर। इसके बाद 3 से स्टार्ट होने वाली नंबर पे जाएंगे, वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या है, नहीं लेफ्ट वाली डिजिट क्या है 3। अब 3 के बाद हमें क्या चाहिए, 3 कैंसिल कर दो। 3 के बाद क्या चाहिए, 2 चाहिए, 3 फिक्स हो गया। 3 के बाद 2 चाहिए, बट 2 से पहले क्या है 0 0 और 1, 3 0 3 1, तब जाके 3 2 का नंबर आएगा। बहुत मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब 3 0 वाले कितने होंगे, 2 होंगे, 2 फैक्टोरियल। यस 3 सर। 3 1 वाले भी 2 फैक्टोरियल। अब 3 2 2 फिक्स हो गया, 2 को काटा लगा दो, 2 2 आ गया, 3 2। 3 2 के बाद हमें चाहिए 1, 1 से पहले क्या आएगा 0, तो 1 होगा, 3 2 1 आ गया, 1 फिक्स हो गया यस सर। और 1 के बाद में 0, ये आ गया 1। आंसर क्या है 6 + 6 + 2 + 2 + 2, 18। 18 इज द रैंक। ओके सर। तो प्योरली रैंक के कॉन्सेप्ट से ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्योरली Okay. रैंक के कॉन्सेप्ट से, इसमें ऐसा कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं है, देखते रहना, एक बार फिर से देख लेना, कोई क्वेश्चन और होगा तो बताना मुझको। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं कल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर हाँ यस सर हम स्ट्रेट लाइन में कहाँ तक कर सकते हैं हम? बच्चे, स्ट्रेट लाइन में आप लास्ट वाली गेम छोड़ के बाकी सारा कर सकते हैं। टेक्सचुअल एक्सरसाइज में भी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सवाल छोड़ के सारा कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक।